हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी सेकेंड यूनिट जो थी इंटरफेरेंस वो कंप्लीट हो गई है बच्चों। और आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इसकी फिफ्थ यूनिट लेज़र एवं होलोग्राफी। फिफ्थ यूनिट का आज लेक्चर आपका फर्स्ट है। लेज़र एवं होलोग्राफी आपकी यूनिट का नाम है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लेज़र। लेज़र का मतलब क्या होता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका होलोग्राफी। दो पार्ट है इसमें, लेजर और होलोग्राफी। तो लेजर क्या होता है, सबसे पहले लेजर किरणें आपने सुनी होंगी, लेजर लाइट आपने देखी होगी। तो लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब इतना तो अपन समझते हैं कि शुद्ध एक वर्णी, जैसे लेजर लाइट आती है आपने छोटी लेजर लाइट बच्चों की खिलौने वाली सबने देखी होगी। तो उसमें क्या होता है, एक रंग की लाइट, सफेद नहीं होती है, वो लाल रंग की या नीले रंग की या हरे रंग की। सबसे पहली बात, शुद्ध एक वर्णी होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। और उसकी तीव्रता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेज़र जो होती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंस बहुत ज़्यादा होती है, तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है लेज़र की। तो सबसे पहले लेज़र का मतलब क्या है, इसका अपन फुल फॉर्म पढ़े बच्चों इंग्लिश में से, LASER, लेज़र, लेज़र बोलते हैं LASER। क्या होता है देखिए, इसकी फुल फॉर्म से पता लगेगा इसका नाम का। सबसे पहले लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, फोर लाइट एम्प्लीफिकेशन, फोर स्टिम्युलेटेड emission of radiations। L for light, amplification of stimulated emission of radiations। यानी लाइट का मतलब प्रकाश, प्रवर्धन, स्टिमुलेटेड मतलब प्रकाश का प्रवर्धन किसके द्वारा, स्टिमुलेटेड इमिशन मतलब प्रेरित या उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा, ऑफ रेडिएशन यानी विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करना क्या कहलाता है, लेजर प्रक्रिया कहलाती है। सबसे पहली बात, लेजर एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और क्या है बच्चों, इसके हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करना। लेजर क्या होता है बच्चों, विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करना। प्रवर्धन मतलब एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है बच्चों, एम्प्लीफायर आपने सुना होगा। एम्प्लीफायर क्या करता है, वैल्यू को एम्प्लीफाई कर देता है। एम्प्लीफाई मतलब प्रवर्धित, प्रे प्लस वर्धित यानी बढ़ा देता है। तो विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन यानी उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। किसके द्वारा, उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा। अब उद्दीपित उत्सर्जन क्या होता है, इसकी जो रिएक्शंस हैं, अभिक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने इसके नाम का मतलब बताया, लेजर का मतलब क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस यानी विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करना। क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश का प्रवर्धन करना कहलाता है लेजर। अब लेजर क्या है बच्चों, एक वर्णीय है सबसे पहले। तो अपन अब लेजर के बारे में पढ़ें तो इसके लिए अपन जानते हैं किसी पदार्थ का परमाणु, अणु या आयन किस में रहता है, अपनी न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति में रहता है। किसी पदार्थ का परमाणु, अणु या आयन किस में रहता है, अपनी न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति में रहता है। और उसे अपन क्या कहते हैं, उसका मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में रहता है अणु, परमाणु या आयन अपनी निम्नतम ऊर्जा
अवस्था में रहता है। और इस न्यूनतम ऊर्जा स्तर को अपन क्या कहते हैं? मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। परमाणु बेसिकली किस में रहता है? कोई भी परमाणु या अणु या आयन अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहता है और उसे अपन क्या कहते हैं? मूलतम ऊर्जा स्तर कहते हैं। मूल ऊर्जा स्तर है, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जब किसी क्रिया द्वारा इनकी ऊर्जा का मान बढ़ा दिया जाए, जब किसी भी क्रिया द्वारा, अब वो क्रिया क्या होंगी मैं बताऊंगा आपको, किसी भी क्रिया द्वारा इनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा दिया जाए तो ये अणु, परमाणु या आयन किस में चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में। और इस उच्च ऊर्जा स्तर को कहते हैं, सबसे पहली बात इसको कहते हैं अपन उत्तेजित ऊर्जा स्तर या उत्तेजित अवस्था, और ये कहलाती है मूल अवस्था। मूल ऊर्जा स्तर या मूल अवस्था, और ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर या इसको अपन उत्तेजित अवस्था कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। यानी किसी प्रकार से किसी क्रिया के द्वारा अपन ऊर्जा दे दें इन्हें, तो ये कहाँ चले जाएंगे? अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, अपनी मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। और उसे अपन उच्च ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं? उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चों अपन देखेंगे मूल अवस्था में स्थित परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करके ही किस में जाता है? मूल अवस्था से परमाणु ऊर्जा का अवशोषण, यानी ये इसकी ग्राउंड स्टेट और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट, तो अवशोषण करके, ऊर्जा का अवशोषण करके परमाणु अपने मूल ऊर्जा स्तर से, मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है। नीचे से ऊपर जाने की जो क्रिया एक है अवशोषण, उसको अपन एनर्जी दें, बाहर से ऊर्जा दें, उस ऊर्जा को वो क्या कर ले बच्चों? एब्जॉर्ब कर ले। और एब्जॉर्ब कर ले तो अवशोषण करके वो कहाँ चला जाता है? उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा जब बढ़ जाएगी तो कहाँ चला जाएगा? वो उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अब बच्चों ये जब उत्तेजित अवस्था में आ गया, उच्च ऊर्जा स्तर में आ गया, तो यहाँ इसका लाइफ टाइम कितना है? उत्तेजित अवस्था में परमाणु का जीवन काल बहुत कम, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। उत्तेजित अवस्था में परमाणु अति अल्प समय के लिए ठहरता है, बहुत कम समय के लिए रुकता है, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड समय तक ये उत्तेजित अवस्था में रहता है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो उत्तेजित अवस्था में गया, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को, अतिरिक्त ऊर्जा को किसी भी प्रकार से क्या करता है? उत्सर्जित करता है। और उत्सर्जित करके, ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है। यानी जहाँ का है वो वहीं आ जाएगा। उसकी जो एनर्जी बढ़ी उसका क्या कर देगा? वो उत्सर्जन कर देगा, उसे रिलीज कर देगा। अब जब परमाणु ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ठीक है। अब ऊर्जा, जो अतिरिक्त ऊर्जा थी जिसे वो लेकर उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचा, वो अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन या तो वो करेगा किस में? ऊष्मीय रूप में, हीट के रूप में। उसका यानी नॉन विकिरण, अपन उसे अविकिरणात्मक रूप बोलेंगे। अविकिरणात्मक रूप यानी विकिरणों के रूप में नहीं, हीट के रूप में उसका क्या करता है? उत्सर्जन। यानी वापस जब ये परमाणु मूल ऊर्जा स्तर में उच्च से और निम्न में आता है तो क्या करता है? उत्सर्जन। और उत्सर्जन कैसे करता है? दो प्रकार से। एक तो विकिरणों के रूप में, रेडिएशंस के रूप में करता है, और एक करता है अविकिरणों के रूप में। एक इसका होता है अविकिरणात्मक संक्रमण, और दूसरा होता है बच्चों विकिरणात्मक संक्रमण, विकिरणों के रूप में। ये यहाँ अविकिरणात्मक में हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में,
ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और यहाँ फोटोन h ऊर्जा के फोटोनों के रूप में, विकिरणों के रूप में क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी इस प्रकार से परमाणु उत्तेजित अवस्था से वापस किस में आता है, अपनी मूल ऊर्जा स्तर में या निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंचता है। अब अपन बात करें बच्चों लेजर की, तो लेजर सबसे पहले क्या है, अत्यधिक तीव्रता का पूर्णतः कला संबद्ध शुद्ध एकवर्णी प्रकाश स्रोत क्या कहलाता है, लेजर स्रोत कहलाता है। लेजर की फुल फॉर्म मैंने बता दी, लेजर प्रोसेस का मतलब क्या है। अब लेजर जो आपने लाइट देखी है क्या होती है, या लेजर स्रोत क्या होता है, तो उसको मैं बताऊं आपको। सबसे पहला क्या है, इसकी विशेषता भी होंगी, लेजर स्रोत। अब लेजर स्रोत की जो मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूं बच्चों, जो परिभाषा बता रहा हूं, उस डेफिनेशन में, उस परिभाषा में इसकी सभी जो विशेषताएं वो भी इंक्लूड हो रही हैं। लेजर स्रोत क्या है बच्चों, अत्यधिक तीव्रता का, अत्यधिक तीव्रता का शुद्ध एकवर्णी, शुद्ध एकवर्णी पूर्णतः कला संबद्ध, पूर्णतः कला संबद्ध। और पूर्ण कला संबद्ध का मतलब क्या है बच्चों, इसमें एक स्थानिक और दूसरी कालिक दोनों कला संबद्धताएं होनी चाहिए। यानी स्थानिक, पूर्ण स्थानिक, पूर्ण स्थानिक व पूर्ण कालिक, पूर्ण स्थानिक व पूर्ण कालिक कला संबद्धता विद्यमान हो, ऐसा प्रकाश स्रोत क्या कहलाता है, लेजर स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, लेजर सोर्स या लेजर स्रोत कहलाता है। अत्यधिक तीव्रता का शुद्ध एकवर्णी पूर्णतः कला संबद्ध प्रकाश स्रोत लेजर स्रोत कहलाता है। अब इसकी अगर आपसे विशेषताएं पूछी जाएं, लेजर स्रोत की विशेषताएं, तो ये तीनों इसकी विशेषता भी हैं। शुद्ध एकवर्णी होता है, अत्यधिक तीव्रता का होता है, और साथ ही पूर्ण कला संबद्ध, यानी इसमें आकाशीय, यानी आकाशीय का मतलब स्थानिक स्पेशियल, और कालिक टेम्पोरल टाइम से रिलेटेड, दोनों कला संबद्धताएं पूर्णतः इसमें विद्यमान होती हैं। ऐसे स्रोत को अपन क्या कहते हैं बच्चों, लेजर स्रोत कहते हैं। यानी शुद्ध एकवर्णी होना चाहिए, अत्यधिक तीव्रता का होना चाहिए, और पूर्ण कला संबद्ध होना चाहिए। ऐसे स्रोत को अपन क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। इस प्रकार का प्रकाश स्रोत उत्पन्न कैसे होता है, इस प्रकार का प्रकाश स्रोत या लेजर स्रोत उत्पन्न कैसे होता है, ये इसके नाम में ही निहित है, नाम में ही निहित है। नाम का मतलब मैंने आपको बता दिया है, लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरणों के, लाइट मतलब प्रकाश, एम्प्लीफिकेशन यानी प्रवर्धन करना, और स्टिमुलेटेड एमिशन यानी कौन सा उत्सर्जन, उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा, विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करना क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। यानी लेजर कैसे उत्पन्न करेंगे, विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करके अपन क्या करते हैं बच्चों, लेजर उत्पन्न करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि लेजर स्रोत कैसे उत्पन्न किया जाता है, ये इसके नाम में निहित है। अब बात करते हैं कि लेजर की खोज सबसे पहले किसने की, तो 1917 में आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने लेजर क्रिया में सन्निहित सिद्धांत की प्रागुक्ति की। सबसे पहले इसके सिद्धांत के बारे में 1917 में ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने बता दिया था। उन्नीस सौ 17 में लेजर के सिद्धांत के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। इसके बाद बच्चों 1954 में टाउन्स ने सूक्ष्म किरणों के, सूक्ष्म तरंगों के प्रवर्धन का प्रयोग
1954 में इसके बाद टाउन्स ने सूक्ष्म तरंगों के प्रवर्धन को क्या नाम दिया? इसने मेसर नाम दिया, MESER, यानी माइक्रोवेव का इसने क्या किया था? एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो इसने इसका प्रवर्धन मेजर नाम से 1954 में टाउन्स ने बताया। और उसके बाद बच्चों 1960 में सबसे पहले प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन करके रूबी क्रिस्टल का उपयोग करके 1960 में मेमन नामक वैज्ञानिक ने रूबी लेजर का आविष्कार किया था। इसके आविष्कार की बात करें, सबसे पहले 1917 में ही प्रागुक्ति देती थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 1954 में टाउन्स ने मेजर के बारे में बताया, सूक्ष्म तरंगों के बारे में बताया, मेजर के बारे में। और 1960 में जो लेजर था, लेजर प्रक्रिया, उसके बारे में मेमन ने खोज की और रूबी क्रिस्टल का उपयोग करते हुए रूबी लेजर की खोज की। किसने? मेमन ने 1960 में। तो ये हुई लेजर के रिसर्च या खोज की बात हुई। इसके बाद अब बात करें लेजर क्रिया में सन्निहित सिद्धांत। लेजर प्रक्रिया को समझने के लिए हम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण को समझेंगे। सबसे पहले इसका सन्निहित सिद्धांत देखें अपन लेजर का, तो इसकी लेजर में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, लेजर में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इसका सिद्धांत समझने के लिए इसमें क्रियाएं कौन कौन सी होंगी? क्रियाएं मैंने बताया था, या तो भाई विकिरणात्मक क्या होगा? उत्सर्जन, HNU फोटोन का विकिरणात्मक उत्सर्जन कराएं, कला संबद्ध हो पूर्णतः, तो उस स्थिति में लेजर प्राप्त की जाती है। और उसके लिए अपन को क्रियाएं क्या होंगी? परमाणु उच्च अवस्था में जाएगा, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में, और उच्च से निम्न में जाएगा। यानी मैं इसके सन्निहित सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले इसकी क्रियाएं या प्रक्रियाएं समझनी होंगी। क्रियाएं या प्रक्रियाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं प्रोसेस होती हैं, इसमें क्रियाएं होती हैं। इसमें बच्चों क्रिया या प्रक्रिया समझने के लिए परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण समझना पड़ेगा। सबसे पहले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण, और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण समझने के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है बच्चों एब्जॉर्वेशन, यानी अवशोषण। सबसे पहली प्रोसेस है आपकी अवशोषण, एब्जॉर्बेशन। अवशोषण क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि परमाणु, कोई भी परमाणु किसमें होता है? सबसे ज्यादा अणु परमाणु या आयन अपने मूल ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर अवस्था में होता है। और इस निम्न ऊर्जा अवस्था को क्या कहते हैं? मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। माना इसकी ये है बच्चों आई ऊर्जा स्तर, और इसको अपन कह रहे हैं मूल ऊर्जा स्तर। ये क्या है? निम्न ऊर्जा अवस्था है। और ये उच्च ऊर्जा स्तर है, और ये है जे ऊर्जा स्तर, ये है उच्च ऊर्जा स्तर। बच्चों माना आई ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है EI, और उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है AJ। ठीक है, तो बच्चों ये परमाणु अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कब जाएगा? इसके लिए मैं कितनी ऊर्जा बढ़ाऊं कि इसकी ऊर्जा इतनी निम्न थी उससे बढ़कर इतनी उच्च हो जाए? इन दोनों के ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर। यानी यदि मैं कोई यहाँ पर निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणु है और हमेशा यही होता है निम्न में, और इसे मुझे कहाँ भेजना है? इसके उच्च ऊर्जा स्तर में, तो इसके लिए इसकी ऊर्जा EI से बढ़ाकर मुझे कितनी करनी होगी? EJ। कितनी करनी होगी बच्चों? इसकी ऊर्जा EI से बढ़ाकर मुझे ऊर्जा EJ करनी होगी। यानी मैं कितनी ऊर्जा, EI तो इसके पास है, तो कितनी और ऊर्जा दूं इसको अतिरिक्त EJ माइनस EI ऊर्जा की जरूरत होगी। कितनी जरूरत होगी बच्चों?
इसको EJ माइनस EI अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी मैं इसको EJ माइनस EI के बराबर अतिरिक्त ऊर्जा दे दूं तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जिसकी ऊर्जा EJ है उसमें चला जाएगा। यदि निम्न ऊर्जा स्तर I तथा उच्च ऊर्जा स्तर J, इसमें अपन को इसको EI से EJ में भेजना है तो इसके लिए अपन जानते हैं EI या EJ माइनस EI किसके बराबर होगा, h न्यू के बराबर। इन ऊर्जाओं का अंतर फोटोन में यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए इसे h न्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित कराऊं तो उस h न्यू ऊर्जा को अवशोषित करके यहाँ पहुँच जाता है। मतलब ये अंतर किसके बराबर हुआ, EJ माइनस EI इक्वल टू h न्यू। मतलब ये तो मैंने h न्यू क्या दे दी, ऊर्जा दे दी आपको, यानी मैं इसे आवृत्ति के रूप में बोलूं तो न्यू बराबर EJ माइनस EI अपॉन h, आवृत्ति का फोटोन आपतित कराएं तो उस स्थिति में ये कहाँ पहुंच जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। उस ऊर्जा को क्या करके, उस फोटोन को अवशोषित करके ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और ये प्रोसेस क्या होगी बच्चों, इस स्थिति में ये जो परमाणु था जिसकी एनर्जी कितनी थी EI, ये इसका इस पर अपने h न्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित कराया, इस फोटोन का या इस ऊर्जा का h न्यू ऊर्जा का क्या करेगा, एब्जॉर्बेशन अवशोषण। और h न्यू ऊर्जा किसके बराबर है, इस फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर है, EJ माइनस EI, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर। अगर इतनी नहीं है h न्यू का मान तो ये यहाँ नहीं जा पाएगा, कम से कम इतनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो ये चला जाएगा। अगर इससे कम है तो ये EJ में नहीं पहुँच पाएगा, तो मुझे EJ माइनस EI बराबर h न्यू, इतनी ऊर्जा का मुझे फोटोन क्या करना पड़ेगा, इस पर आपतित कराना होगा। उस फोटोन का ये क्या करेगा, उस फोटोन का ये अवशोषण करेगा, एब्जॉर्बेशन करेगा, और एब्जॉर्बेशन करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो बच्चों इसमें मूल ऊर्जा स्तर से जब परमाणु पर अपन कोई बाह्य ऊर्जा आपतित करते हैं, h न्यू ऊर्जा का कोई बाह्य फोटोन आपतित करते हैं तो क्या होता है, इस स्थिति में उस फोटोन को अवशोषित करके या h न्यू ऊर्जा जो फोटोन की ऊर्जा है उसे अवशोषित करके जो परमाणु है निम्न ऊर्जा स्तर में है, ये निम्न से कहाँ पहुँच जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। परमाणु यानी जो पहले था निम्न ऊर्जा स्तर में, उस पर अपन ने क्या किया, h न्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित किया। ये इसकी एनर्जी EI और इसकी J की EJ। अब क्या करेगा, ये h न्यू ऊर्जा का ये फोटोन जो h न्यू ऊर्जा है फोटोन की, इसका एब्जॉर्बेशन करेगा, अवशोषण करेगा, और अवशोषण करने के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, ये एक्साइटेड स्टेट यानी उच्च ऊर्जा स्तर या उत्तेजित अवस्था में ये पहुँच जाता है। ये इस ऊर्जा का h न्यू ऊर्जा की एनर्जी है, उसका क्या करता है, अवशोषण, और अवशोषण करके ये कहाँ पहुँच जाता है, अपने उच्च ऊर्जा स्तर यानी EJ ऊर्जा स्तर में पहुँच जाता है। और ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये अवशोषण कहलाती है। ये प्रक्रिया एब्जॉर्बेशन या अवशोषण कहलाती है। ये बाह्य फोटोन की उपस्थिति में होती है, बाह्य फोटोन के उद्दीपन से होती है, अतः इसे अपन उद्दीपित अवशोषण भी कहते हैं। इसे अपन उद्दीपित अवशोषण भी कहते हैं। अब ये जो उद्दीपित अवशोषण की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, उद्दीपित अवशोषण सबसे पहले क्या होता है कि जब परमाणु कोई भी परमाणु अणु या आयन कहाँ होता है, मुख्यतः अपने मूल ऊर्जा स्तर में, निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहता है। जब इसको अपन बाह्य h न्यू ऊर्जा का फोटोन इस पर आपतित कराते हैं तो उसका ये क्या करता है, h न्यू ऊर्जा का एब्जॉर्बेशन अवशोषण करके कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर में ये पहुँचना यानी निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा का अवशोषण करके परमाणु का उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचना क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है अवशोषण। परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में बाह्य ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ पहुंच जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे अवशोषण कहते हैं या उद्दीपित अवशोषण कहते हैं। इस उद्दीपित अवशोषण की प्रायिकता दो चीजों पर या दो बातों पर निर्भर करती है।
उद्दीपित उत्सर्जन की जो संक्रमण की प्रायिकता है, इसको मैं प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ I/J बोलूँगा, P/I/J, मतलब प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ I/J, या इसको मैं कह सकता हूँ PIJ, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, I से J में जाने की। और I से J में कब जाएगा, I से J में जाएगा अवशोषण करके, अवशोषण करके या उद्दीपित अवशोषण करके। तो ये प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ I/J या एब्जॉर्बेशन की जो प्रोबेबिलिटी है, ये दो बातों पर निर्भर करती है बच्चों। प्रोबेबिलिटी रेट कौन कौन सी दो बात, पहली बात है ये प्रोबेबिलिटी रेट दोनों ऊर्जा स्तरों के समानुपाती होती है, यानी जो PIJ है, I से जाने में, I से J में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये पहली बात दोनों ऊर्जा स्तरों के समानुपाती होती है। PIJ निम्न पर निर्भर करती है, निम्न के समानुपाती होती है। पहला, दोनों ऊर्जा स्तरों के। अब दोनों ऊर्जा स्तरों से क्या मतलब है, इससे मतलब है कि जो दोनों एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं, उनकी ऊर्जा कितनी है, उन ऊर्जा स्तरों के ये प्रोबेबिलिटी रेट क्या होती है, उनके ये समानुपाती प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी जितनी उनकी ऊर्जा होगी उस हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी रेट बढ़ जाएगी। किसकी प्रोबेबिलिटी रेट बढ़ जाएगी बच्चों, एब्जॉर्बेशन की। तो दोनों ऊर्जा स्तरों के समानुपाती होती है। दूसरा, निकाय पर आपतित प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या, दूसरी समानुपाती होती है निकाय पर आपतित प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। फोटोन जो h ऊर्जा के फोटोन अपन आपतित करा रहे हैं होती है, यानी निकाय पर प्रति सेकंड या निकाय पर आपतित प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या से क्या मतलब है, इससे जो निकाय है उस पर अपन पर सेकंड कितने फोटोन आपतित कर रहे हैं। चूंकि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या को क्या कहते हैं अपन, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या को क्या कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कितनी ज्यादा होगी, जितनी की प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर फोटोन आपतित ज्यादा होंगे, उतनी ही उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। इसे क्या कहते हैं अपन, प्रकाश की तीव्रता। यानी मैं कहूँगी PIJ प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ I/J किस पर निर्भर करती है, एक तो ऊर्जा स्तरों पर और दूसरा प्रकाश की तीव्रता पर। तीव्रता किस पर निर्भर करती है बच्चों, तीव्रता निर्भर करती है घनत्व पर। यानी इसको अपन कह सकते हैं, चूंकि यदि ऊर्जा का घनत्व म्यू हो, प्रकाश का वेग c हो, तो तीव्रता I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है c इंटू म्यू। यदि प्रकाश का घनत्व कितना है म्यू, वेग कितना है c, तो तीव्रता बराबर क्या होगा, वेग इंटू घनत्व से निकाल लेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, c इंटू म्यू। समझना बात, मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी रेट दो चीजों पर निर्भर करती है, एक ऊर्जा स्तरों पर, दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा तो क्या होगी, कांस्टेंट, तो दोनों ऊर्जा स्तरों पर निर्भर है। और दूसरा किस पर है बच्चों, आपतित प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। इसे अपन कहते हैं तीव्रता, और तीव्रता बराबर क्या होता है, c इंटू म्यू। c क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ क्या होता है, नियत होता है। यानी बेसिकली किस पर निर्भर कर रही है, म्यू पर, यानी घनत्व पर। यानी बेसिकली ये डिपेंडेंट है म्यू पर। यानी अपन इसको कह सकते हैं कि PIJ किसके प्रोपोर्शनल है, एक तो ऊर्जा स्तरों पर, तो ऊर्जा स्तर तो ऊर्जा उनकी होगी, जो भी नियत ऊर्जा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी तीव्रता बढ़ जाएगी, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इन पर। और दूसरा निर्भर है I पर, तीव्रता को क्या लिखते हैं अपन, I। और बच्चों I किस पर डिपेंडेंट है, c इंटू म्यू पर। c तो क्या है, कांस्टेंट प्रकाश का वेग यानी म्यू पर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, PIJ
इज प्रोपोर्शनल टू म्यू न्यू। समानुपाती को यहाँ हटाते हैं बच्चों तो एक नियतांक आता है। कौन सा नियतांक? पी आई जे इज इक्वल टू बीटा आई जे, बीटा आई टू जे या बी आई जे म्यू न्यू। पी आई जे प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ आई टू जे इक्वल टू होता है बी आई जे म्यू न्यू। कैसे होता है समझ में आ गए हो गए आपको? तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे अवशोषण। इसके बाद इसकी जो दो प्रोसेस हैं वो दो प्रोसेस हैं, एक है स्वतः उत्सर्जन और दूसरी है उद्दीपित उत्सर्जन। उन्हें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।